हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास नंबर 41 में देखिए हम कुछ रूल्स एंड प्रोविजन लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स और प्रोविजन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वो भी आज मैं इस चैप्टर में कवर करूंगा। उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज है वो जान लेते हैं हम। यहाँ पर बात की गई है व्यवसाय की हानि और पूंजीगत व्ययों में कटौती। देखिए इसको मैंने ऐसा एडजेक्टिव ले लिया क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं था, इस कारण मुझे जो इसकी बेसिक ऊपर ऊपर की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर दी हुई थी वो मैंने यहाँ पर ले लिया। आपकी व्यवसाय की हानियाँ और पूंजीगत व्ययों की कटौती, इसमें देखिए हानियों के संबंध में ये प्रावधान किए गए हैं कि कुछ जो ऐसी हानियां हैं वो हमें अलाउ होती है। पहले तो आप समझ जाइए कि वो ये हानियां लॉसेस क्या होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाती है, ठीक है ना। एक एक्सपेंस होता है, एक लॉस ऐसा हानि होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक्सपेंस है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें से उससे कोई रेवेन्यू जनरेट होगी, वो बिजनेस की परंपरा के अंदर होता है। लेकिन हानि जो होता है लॉसेस होता है वो उस बिजनेस की परंपरा में नहीं होता है, वो सडनली हो जाता है, एक्सीडेंटली हो जाता है। जैसे चोरी या गबन से हानि हो गई है, आपको माल की कोई किसी प्रकार की हानि हो गई है, जैसे शॉर्टेज हो गया है, चूहे खा गए हैं तो इसके कारण से माल की हानि हुई है। कर्मचारी को दी गई क्षतिपूर्ति, तो कोई नहीं चाहता भाई कर्मचारी का आपका एक्सीडेंट हो और उसके कारण आपको उसको क्षतिपूर्ति कम्पनसेशन देना पड़े, तो यहाँ पर जो आप किसी एम्प्लॉय को कम्पनसेशन दे रहे हो वो आ जाएगा। अनुबंध की जब्त राशि, मतलब कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब आप उसे ना डील नहीं कर पा रहे, इस कारण आपकी जो अमाउंट है वो फॉरफिट हो गई है। तो इस प्रकार की लॉसेस है ये फुली आपको अलाउ किए गए हैं। अब वे के रूप में कुछ अस्वीकृत हानियाँ भी हैं, मतलब कुछ है जो डिसअलाउ है, जो लॉसेस है वो फुली डिसअलाउ है। जैसे नोशनल लॉसेस की बात की जाए, काल्पनिक हानि की बात की जा रही कि मैं ऐसा कर लेता ऐसा मुझे नुकसान हो गया है इतना, यदि मैं नहीं करता ऐसा हो गया, तो इस तरह का कोई नुकसान है, काल्पनिक हानि है, तो उसको नहीं मिलेगी आपको। पूंजीगत प्रकृति की हानि की छूट भी नहीं मिलेगी। पूंजीगत प्रकृति की हानि की छूट आपको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अधिकतर तो उसके अंदर से ना कुछ चीज़ें तो कैपिटल एसेट्स बन जाती है, तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। ऐसे अस्पष्ट अस्वीकृत हानि की छूट भी नहीं मिलेगी। कुछ नाम्स हैं उनको मैं यहाँ पर मैं नहीं ले रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको कभी वो डिसअलाउ ही रहते हैं हमेशा। इसके बाद में बात की पूंजीगत व्ययों के संबंध में प्रावधान। पहला इसमें व्ययों के रूप में स्वीकृत पूंजीगत व्यय, मतलब ऐसे एक्सपेंस हैं जो कैपिटल नेचर के हैं फिर भी आपको अलाउ होते हैं, एक्सपेंस के रूप में अलाउ हो जाएंगे। जो कैपिटल नेचर के होते भी नॉर्मल एक्सपेंस के रूप में आपको रेवेन्यू नेचर के में अलाउ हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या है, जैसे आपका पहले से कोई बंद व्यवसाय को चालू करने के लिए वे, मतलब पहले से कोई पुराना व्यवसाय था, बिजनेस था, वो बंद पड़ा हुआ था, अब आपको स्टार्टअप करना था, तो उसके लिए जो भी सारा एक्सपेंस हुआ कैपिटल नेचर का हो रहा है, भले ही वो उसी ईयर के अंदर पूरा पूरा अलाउ हो जाएगा। मकान का मूल्यांकन कराने के वे, तो जो मकान का वैल्यूएशन यदि आपने कराया है तो उससे क्या मकान की लैंड या कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो हम नॉर्मली हम उसे कैपिटल नेचर मानते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशन आप करवा रहे हो तो उसका एक्सपेंस आपको रेवेन्यू नेचर की तरह ही आपको अलाउ हो जाएगा। प्लांट को सुधारने की सलाह की वे, मतलब इस तरह के जो भी वे होते हैं ना जिससे ना आपकी इनकम बढ़ने वाली है, इनका जस्ट सबका मतलब यही है कि ऐसे सारे एक्सपेंस है जो आपके एग्जिटिंग बिजनेस के अंदर किए जा रहे हैं और उनसे आपकी रेवेन्यू बढ़ने वाली है, फिर भी जो मंथली इनकम या तो एक्सपेंस कम हो जाएंगे या इनकम बढ़ने वाली है। जैसे प्लांट को सुधारने की सलाह के वे, तो प्लांट का सुधारने की सलाह दे रहे हो, एडवाइस कर हो रही है, तो आगे प्लांट से आपका ठीक हो जाए, उससे आपका इनकम अच्छी जनरेट हो जाएगी, उसका एक्सपेंस कम हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर को बदलने के वे हो गए, जैसे आपको ट्रांसफार्मर आपसे बदल रहे हो, जैसे पेट्रोल कार को डीजल कार में बदलने के वे, तो इससे क्या होगा, पेट्रोल कार जैसे डीजल कार में सीएनजी कार में बदलोगे आप तो आपका एक्सपेंस तो कम हो जाएगा, ठीक है, उसका जो चार्जेज एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। तो इस कारण इस तरह के जो भी नेचर के एक्सपेंस है वो सबके सबके आपके अलाउ होंगे। अब वे के रूप में अस्वीकृत पूंजीगत वे, तो जो डिसअलाउ है कैपिटल नेचर के एक्सपेंस, वो देखिए कैपिटल एक्सपेंस वो कौन से, मुख्य रूप से भवन में खिड़कियां लगाने के वे, ट्यूबवेल लगाने के वे, मशीन खरीदने के लिए की गई यात्रा वे, साझेदारी सल्ले को पूंजीगत वे अस्वीकृत होते हैं। अब इस तरह की जो नेचर है इससे आप समझ जाइए कि इस सब चीज़ों से कैपिटल नेचर के एसेट्स बन रही है, हालांकि ऊपर वाली चीज़ों से कैपिटल नेचर एसेट्स बन रही थी, लेकिन उनसे क्या तुरंत इमीडिएटली इफेक्ट से क्या रेवेन्यू जनरेट हो, डायरेक्ट लिंक था उन सब एक्सपेंस का, तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिनका डायरेक्टली लिंक है उन सबको सीआर में अलाउ रखा है। और जो नहीं है और जो एसेट्स बनी है जिसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगा है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, तो इस कारण इन सबको आपको डिसअलाउ कर रखा है, ये एसेट्स बनाइए। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लेने वाले थे वो स्टार्टिंग से आने वाले हैं। यदि आपसे बात की जाती है कि पेटेंट, कॉपीराइट एंड टेक्निकल नॉलेज, पेटेंट, कॉपीराइट, टेक्निकल जो नॉलेज है उन पे डिप्रिसिएशन अलाउ होता है 25% डब्ल्यूडीवी मेथड से, क्योंकि ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स मानी जाती है। तो इंटेंजिबल एसेट्स का सीधा सीधा ब्लॉक बना हुआ था, हमने डिप्रिसिएशन प्रोविजंस पहले स्टडी करी हुई है, वो कितना बना हुआ है 25% डिप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा। अब आपकी बात आगे करते हैं एक्सपेंस ऑन फैमिली वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। तो देखिए ये क्या है फैमिली वेलफेयर एम्प्लॉय, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, उन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए क्या कंपनी उसको, तो भाई आप फैमिली वेलफेयर के लिए यदि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों के नियोजन के लिए फैमिली परिवार नियोजन के लिए उनके लिए एक्सपेंस करती है,
जैसे उनके लिए सेमिनार करवा रही है, उनको डॉक्टर से मिला रही है, एडवाइस करवा रही है उन्हें, ताकि वो परिवार नियोजन पर ध्यान देवें। तो इससे जो भी कंपनी इस तरह का जो भी इन सारी चीज़ों पर खर्चा करती है वो कंपनी को अलाउ होगा, लेकिन केवल केवल कंपनी एसएससी को अलाउ होगा। यदि आप एक छोटे से व्यापारी हो, आप बिजनेस करें और आपने आपके कर्मचारियों को ये बोला कि आप फैमिली परिवार नियोजन अपनाइए, फैमिली जो वेलफेयर है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, तो आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे जनरल वैकेंसी समझा सकते हो उससे जो कंपनी होती है उसके पास में बहुत बड़ी लेबर होती है, बहुत बड़े उनके पास स्टाफ होता है, तो वो जो कंपनी जो एक्सपेंस करती है इन सब कार्यों के लिए, उसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर ये सारा एक्सपेंस अलाउ होएगा। तो आपका सीधा सीधा सा 3 वर्ड आपको याद करने हैं। एक्सपेंस ऑन फैमिली वेलफेयर एम्प्लॉइज किसको अलाउ होंगे? एक तो ये खर्चे का नाम हो गया, ये केवल केवल कंपनी को अलाउ होगा। आपको यदि यहाँ बात करूँ तो ये केवल एक्सपेंस ऑन फैमिली वेलफेयर किसको अलाउ होगा? केवल कंपनी को अलाउ होगा, और केवल कंपनी करता होगा किस में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर का। बस इसमें 3 वर्ड आपको याद करने हैं फैमिली वेलफेयर के ऊपर। ऐसा सेम एक और है, एक्सपेंस ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इससे क्या है, कर्मचारियों की स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि स्किल में विकास योजना उसके बने, तो ये भी एक कंपनी को ही मिलेगा, ताकि एक तरह से बनाया गया कि आपको दक्ष करे हो, एक अधिक एफिशिएंसी आप जनरेट कर रहे हो अपने लेबर, अपने कर्मचारी के अंदर। तो ये आपको 150% रेट से अलाउ हो जाएगा उस ईयर के अंदर, लेकिन केवल केवल किसको मिलेगा? कंपनी मिलेगा। इसमें वही सेम 3 वर्ड है, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर आप कर रहे हो और एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, और कितना अलाउ होगा? 150% रेट से आपको अलाउ हो जाएगा। अब कोई भी एक्सपेंस मान लीजिए 30 से 36 में नहीं है, तो वो सेक्शन 37 में अलाउ हो जाएगा। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल से आगे हम देखेंगे, स्टडी करेंगे उसकी। ये कोई लॉजिक इतनी बड़ी लाइन नहीं थी। बिजनेस लॉसेस की बात की जा रही है यहाँ पर कि बिजनेस लॉसेस आपको 2 प्रकार से होते हैं। एक तो आपका होता है रेवेन्यू नेचर और एक है कैपिटल नेचर। नॉर्मली एक तो अलाउ होता है, एक नॉट अलाउ होता है। देखो आपको सिंपल सा फंडा, ये जो चार्ट है नेक्स्ट पेज वो मैंने सबसे ऊपर आपको ले लिया है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंस सारे सारे वो नॉर्मली आपको बिजनेस नेचर के होते हैं, अलाउ होते हैं। कैपिटल नेचर के नॉर्मल नहीं अलाउ होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? नॉट अलाउ, क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स बनाते हैं, आपकी एसेट्स बनाते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होता है। लेकिन फिर भी जो भी इसके लिए रूल्स है, रेगुलेशन है, वो मैंने अभी ऊपर स्टडी कर ली है, तो वो हमने स्टडी कर चुके हैं उसके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, जिसके ऊपर 100% सा क्वेश्चन सा बनता है, हर एक एग्जाम में बनता है, पेमेंट विदाउट टीडीएस, विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब देखिए आपने क्या है, कोई पेमेंट कर दिया, आप कंपनी हो या आप बिजनेसमैन हो या फिर मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो मेरा एम्प्लॉयर है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो नियोक्ता है, जो पेमेंट करने वाला, उसकी बात की जा रही है कि आपने कोई पेमेंट किया है, उसके ऊपर टीडीएस की रेट एप्लीकेबल थी कि आपको टीडीएस काटना चाहिए था एज पर प्रोविजंस, बट आपने टीडीएस नहीं काटा है। तो अब इसमें 2 कंडीशन है। सबसे पहले आप देखिए 2 कंडीशन में कि सबसे पहले पेमेंट है ना, पेमेंट टू एनआरआई, किसी आपने ये पेमेंट किसको किया हो? देखो सबसे पहले हेडिंग क्या है कि पेमेंट विदाउट रिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो विदाउट टीडीएस के हमने पेमेंट कर दिया। अब किसको किया है? पेमेंट टू एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया को किया है, या फिर एनी पर्सन, किसी भी ऐसे व्यक्ति को किया चाहे भारतीय हो लेकिन बट आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर के अंदर आपने पेमेंट किया है। कुल मिलाकर एनआरआई जैसा ही पेमेंट वो माना जाएगा। भाई एनआरआई को पेमेंट कर दो, या फिर आपने भारतीय व्यक्ति था लेकिन भारत के बाहर आपने उसको पेमेंट किया है, तो इस कारण से इनको एक ही नेचर के अंदर रखा गया। अब इसके अंदर 2 कैडर बनाए गए हैं आपको कि आप पेमेंट को ना सैलरी का अलग मानिए और किसी अदर एक्सपेंस का पेमेंट है आप उसको अलग मानिए। देखिए नॉर्मली पहले अभी अब टिल टाइम तक, मतलब अभी हमारा प्रीवियस ईयर में जो स्टडी करा रहा हूँ आपको वो बना रहा हूँ। प्रीवियस ईयर आपका 19-20 है और आपका असिस्टमेंट ईयर 20-21 है। तो इस साल का प्रोविजन मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ। अब मान लीजिए असिस्टमेंट ईयर 20-21 से पहले, मतलब प्रीवियस ईयर उसका 19-20 इससे पहले की बात की जाए, तो वहाँ पर यदि आपने किसी एनआरआई को, ध्यान से सुनिएगा, यदि वहाँ पर आपने किसी एनआरआई को पेमेंट कर दिया है, किसका पेमेंट किया है? सैलरी का किया है, तो वो नोट अलाउ हो जाएगा। वापस सुन लेना कि यदि प्रीवियस ईयर 19-20 से पहले असिस्टमेंट ईयर 20-21 बोल दीजिए, उसी के लिए असिस्टमेंट ईयर 20-21 एप्लीकेबल होगा। इससे ठीक पहले तक, मतलब आपने कोई पेमेंट 31 मार्च 2020 से पहले यदि किया है, ठीक है, तो वो पेमेंट है ना, इससे भी पहले वाले ईयर प्रीवियस ईयर, सॉरी इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर के लिए किया है आपने, तो वो आपको नोट अलाउ था पहले तो। लेकिन अब क्या हो गया, फ्रॉम असिस्टमेंट ईयर 20-21, असिस्टमेंट ईयर 20-21 मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 है ना, इससे ये अलाउ हो गया कि इट ट्रीटेड टू पेमेंट टू रेसिडेंट, मतलब इसे ऐसा मानना है कि जैसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किया गया है वैसे ही आप इसको पेमेंट को मानना है। अब इसका जो प्रोविजन है वो हम नेक्स्ट पेज पे लेंगे। वापस से हम देखेंगे इसे थोड़ा सा कि हमने किसी एनआरआई को पेमेंट कर दिया है, ठीक है, आपने एनआरआई को पेमेंट किया है, वो नॉर्मली पहले तक नोट अलाउ होता, लेकिन अब असिस्टमेंट ईयर 20-21 से, मतलब आपने यदि वो पेमेंट 1 अप्रैल 2019 के बाद में किया है, 1 अप्रैल 2019 के बाद में यदि कोई पेमेंट किया है आपने, तो उस पेमेंट को आपको इस तरह से माना है कि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट किया है। अब उसके लिए जो प्रोविजन है वो हम नेक्स्ट पेज पर है, क्योंकि पहले हमारा हेडिंग क्या है,
पेमेंट टू एनआरआई। तो पहले यदि था तो नोट अलाउ था, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत अलाउ हो जाएगा क्योंकि रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कारण होने का। अब आगे बात करते हैं पेमेंट टू ऑल अदर एक्सपेंस की। इसके अलावा सारे ऑल अदर एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, आपको यदि टीडीएस का हमने डिडक्शन किया या नहीं किया हमें पता नहीं, क्रॉस लगा हुआ है कि मतलब हमने किया है या नहीं किया, फिर उस लाइन को काटा भी रखा है मैंने यहाँ पर, लेकिन हमने डिपॉजिट नहीं किया। जो सेकंड वर्ड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वही कि हमने डिपॉजिट नहीं किया। डिपॉजिट नहीं किया है इन प्रीवियस ईयर 19-20 के अंदर, तो ये 100% नोट अलाउ होगा आपको। पहले भी यही प्रोविजन था, अभी भी यही प्रोविजन, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। 100% नोट अलाउ जाओ क्योंकि आपने डिपॉजिट कराया नहीं है। अब क्या हुआ कि आपने डिडक्शन करा या नहीं करा, लेकिन आपने जो टैक्स है वो डिपॉजिट करा दिया। डिडक्शन में क्रॉस और राइट और क्रॉस दोनों लगा रखे हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझसे ये प्रैक्टिकली गलती हुई थी कि मैं एक बार मेरे को पेमेंट करना था किसी भी कर्मचारी को सैलरी का। अब जब मैंने वहाँ पर सैलरी का उसको पेमेंट कर दिया, तो एज ए फाइनेंस ऑफिसर मुझे ये ज़रूरी था मेरे को कि मैं उनके ऊपर जो टीडीएस एप्लीकेबल होता हूँ वो काट लूँ। लेकिन मैंने जब वो पेमेंट किया, सैलरी रिलीज करी उस मंथ के अंदर, तो मैंने वो टीडीएस काटना मैं भूल गया। लेकिन मैंने क्या किया, जब मेरे को टीडीएस जमा कराने की जो डेट आई उसके अंदर मैंने जो कॉरपोरेशन था उनके निजी फंड से, मतलब कॉरपोरेशन के फंड से वो टीडीएस की अमाउंट जमा करा दी। मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके लिए हमने जो हमारी जो लाइब्रेरी थी उसे मैंने पूरी कर दी। तो आपने टीडीएस काटा है या नहीं काटा इस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपने डिपॉजिट करा दिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई प्रोविजन नहीं है, वो अलग बात है। अब अगले महीने में हम डबल काट लेंगे उसका, ठीक है, या फिर कभी आ जाएगा तब काट लेंगे हम उसका। तो हमने कुल मिलाकर आपने क्या किया, आपने यहाँ डिपॉजिट कराया, लेकिन डिपॉजिट आपने कब कराया, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना। डिपॉजिट आपने लेट कराया। लेट कराने का मतलब क्या हो गया कि आपने 1 अप्रैल 2020 के बाद में कराया। भाई आपका प्रीवियस ईयर तो 31 मार्च को ही खत्म हो गया था, तो 31 मार्च 2020 तक आपने के सारे खर्चे आपने जो किए उनका डिपॉजिट उनका उसी समय हो जाना चाहिए था, तो 100% आपको अलाउ हो जाता, लेकिन आपने नहीं जमा करा पाया, इस कारण 100% नोट अलाउ हो गया। हमने यहाँ क्रॉस लगा ना, डिपॉजिट आपने नहीं किया, इस कारण नोट अलाउ हो गया। अब आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2020 से लेकर लास्ट डेट ऑफ आईटीआर जो भी नॉर्मल 30 सितंबर 2020 होगी या फिर आगे बढ़ जाती है, तो उस समय तक यदि मान लो आपने जमा करा तो भी आपको 100% अलाउ हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपसे भूल चूक हो गई, आपने लेट जमा करा दिया लेकिन विद इंटरेस्ट आपने जमा करा दिया, लेकिन जो भी आईटीआर की लास्ट डेट थी उससे पहले पहले आपने जमा करा दिया, तो आईटीआर की लास्ट डेट से पहले जमा करा दिया तो आपको ये भी अलाउ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके बाद इसके बाद के डेट में किया हो, यदि इसके भी बाद में डेट में किया हुआ है तो भाई ये देखिए वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा जिसमें भी जमा कराया है, वो अभी अलाउ नहीं होगा। अलाउ तो हो जाएगा आपको, जैसे कि मान लीजिए कि 19-20 का पेमेंट था, 2019 ये 20 आपका चल रहा है, ठीक है ना, ये 19 और ये 20 चल रहा है आपका। अब ये 19-20 का पेमेंट है, ये नॉर्मली आपको जो भी इसका लाइब्रेरी डेट आती है, जैसे आपका अप्रैल 2020 के अंदर से जमा करा देना चाहिए, जो रूल्स ये बोलता है टीडीएस जमा कराने का, लेकिन आपने यहाँ तक जमा नहीं कराया। फिर आपको ये बोला गया कि आप विथ इंटरेस्ट सहित यदि मान लीजिए आपके जो आईटीआर की जो लास्ट डेट है वहाँ तक जमा करा दे तो भी हम अलाउ कर देंगे, कोई बात नहीं, तो भी हम जमा करा देंगे। भाई आईटीआर की जो लास्ट डेट थी उससे पहले पहले आपने जमा करा दिया, लेकिन फिर भी आप जमा नहीं करा पाते, उसके भी बाद में लेट जमा कराते हो, तो अब ये नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। जैसे प्रीवियस ईयर मैंने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर प्रीवियस ईयर 19-20, तो अब प्रीवियस ईयर नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया, आपको कौन सा आ जाएगा 20-21, तो इस ईयर के अंदर ये अलाउ होगा तब जब आपने जमा कराई। यदि हमारा इसमें भी जब नहीं जमा कराते हो, आप इसके भी 2 साल बाद 3 साल बाद जमा कराते हो, तो उस कंडीशन में उस ईयर के अंदर आपको अलाउ होगा। अब बात करते हैं हम आगे नॉर्मली कि प्रीवियस ईयर 19-20 एस्टिमेटेड 20 किस लिए बात की जा रही है कि पेमेंट विदाउट टीडीएस डिडक्शन है आपका। अब पेमेंट टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किया गया है। देखिए अब इसके अंदर पेमेंट और रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर हमने सैलरी ऑल एक्सपेंस दोनों को एक ही नेचर के अंदर रखा है ना, हमने उनके लिए अलग अलग रूल्स नहीं बनाए, दोनों को एक ही माना है आपको यहाँ पर, चाहे आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो चाहे ऑल एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हो। और एक चीज़ और है इसके अंदर, मैंने आपको ये और बताया था कि पेमेंट टू एनआरआई किया है और वो भी सैलरी किया है, तो वो भी अब ऐसे ही होगा क्योंकि आपको लिखा हुआ था ना, अब आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह ही मानेंगे उसे। तो वो कैसा है, वो रूल्स देखिए। अब आपको टीडीएस मैंने काट दिया है यहाँ पर, टीडीएस पे हम कोई ध्यान नहीं देंगे, लेकिन डिपॉजिट आपने नहीं किया है, डिपॉजिट आपने नहीं किया है, तो अब आपको क्या होगा, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में ये फ्रॉम प्रीवियस ईयर 18-19 से ये रूल आ गया है कि 70% तो फिर भी हम अलाउ कर देंगे आपको और 30% डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। पूरा डिसअलाउ नहीं किया है आपको। पहले तो क्या प्रोविजन हुआ करता था, 100% डिसअलाउ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 100% डिसअलाउ हुआ करता था, लेकिन प्रीवियस ईयर 2018-19 प्रीवियस ईयर 2018-19 से हो गया है, रूल चेंजेस हो गया कि आपको 70% इस साथ उसका अलाउ कर देंगे। जैसे सैलरी मैंने दी थी 1 लाख रुपये और उसके ऊपर मुझे टीडीएस काटना था, वो मैंने नहीं काटा, तो उसका 70% 17,000 रुपये वो एक्सपेंस के रूप में अलाउ करेंगे, 30% वो डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है आपका सेकंड पॉइंट की,
अब आपने डिडक्शन किया नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन आपने डिपॉजिट करा दिया है। डिपॉजिट कब कराया आपने? लेट कराया 1 अप्रैल से लेकिन ITR की लास्ट डेट तक। तो वही रूल है पहले वाला पेज पर, देखो 100% आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला देखिए इंपॉर्टेंट क्या था कि इसके बाद की भी डेट को किया हो आपको, तो इसके बाद की भी डेट को किया ना, तो बताओ क्या होगा, इसके बाद की डेट को भी आगे वाले ईयर में, नेक्स्ट ईयर के अंदर ही अलाउ होगा, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, यहाँ लिख लेना कब अलाउ होगा, अब ये नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। अब कितनी अमाउंट अलाउ होगा, अब ये देखने वाली चीज़ है भाई। जो अमाउंट पहले हमको डिसअलाउ हो गई थी, पहले कहाँ डिसअलाउ हुई थी, पहले हमको ऊपर वाले में कॉलम में जो अमाउंट यहाँ डिसअलाउ हो गई थी वही तो अब यहाँ पर अलाउ कर पाओगे भाई। आपने डिले के साथ में किया भाई, पहले एक में आपको बता दिया कि यहाँ पर आपने डिसअलाउ हो गए थे, हम यहाँ पर आपने नहीं कराया, तो दूसरे के अंदर आप अलाउ थे, लेकिन जो नहीं करा पाया वो आपको यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको कि पहले वाले पर हम वापस आते हैं कि मान लो प्रीवियस ईयर 18-19 का पेमेंट है कोई, ठीक है, तो उसका 70% तो हमको अलाउ कर दिया और 30% डिसअलाउ कर दिया उसका, ठीक है। तो डिसअलाउ कितना गया यहाँ पर 30%। और इसी के साथ में हम 2016-17 का भी आपने कोई पेमेंट किया था तो वो 100% डिसअलाउ था, तो ये वाला 30% और ये वाला 100% अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आप टीडीएस का पेमेंट करोगे उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा, क्योंकि अब आपकी जो लास्ट डेट थी ITR की लास्ट डेट थी वहाँ तक आप जमा करा सकते थे, वो भी आपने नहीं कराया, तो फिर अब आपको जो गवर्नमेंट बेनिफिट देगी इसका एक्सपेंस का, वो अगले वाले प्रीवियस ईयर्स में बेनिफिट देगी जिस भी प्रीवियस ईयर में आप TDS जमा कराते हो। तो जो पहले डिसअलाउ था वो अलाउ हो जाएगा, जैसे वहाँ 70% अलाउ हो गया था, 30% डिसअलाउ था, 30% यहाँ पर आ जाएगा। और मान लो उससे भी पुराना था 18-19 से पहले का था, तो वहाँ पहले 100% डिसअलाउ हो गया था, तो अब 100% वो वापस अलाउ हो जाएगा यदि आपने TDS को जमा करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा समझ में आया होगा आपको ये, नहीं तो आप इसे दोबारा रिवीजन कर लेंगे इस वीडियो का। अब आगे चलते हैं रिलीफ इन प्रोविजंस। तो कुछ इसमें रिलीफ दिया गया है, इसमें मैं शॉर्ट के अंदर यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया है। ये देखो एसएस इन TDS नहीं काटा है, मतलब जिसको TDS काटने की जिम्मेदारी उसने नहीं काटा है, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जो है सामने वाला व्यक्ति है उसने समय पर टैक्स जमा करा दिया। मतलब क्या, जैसे कि मैंने सैलरी रिलीज करी, मैं कहीं पर अकाउंट्स ऑफिसर हूँ, मैंने सैलरी वहाँ पर रिलीज कर दी, और लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति था उसने उसके अकॉर्डिंग जो भी इनकम टैक्स बनता था वो उन्होंने टाइम पे जमा करा दिया। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट को मैंने TDS काट के नहीं जमा कराया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने जो भी इनकम टैक्स उसका बनता था वो जमा करा दिया है, तो इस केस के अंदर भी गवर्नमेंट हमें माफ़ कर देगी, आपको 100% एक्सपेंस अलाउ करेगा। लेकिन आपको सामने वाले से ये सर्टिफिकेट लाकर देना पड़ेगा, पहले आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा ये कि सामने वाले व्यक्ति ने जो भी इनकम टैक्स उसकी बनती थी वो उसने जमा करा दी है। SSC डिफॉल्ट इन SSC चूक में करता था नहीं माना जाएगा, मतलब वो डिफॉल्ट इन SSC जो मानता था वो नहीं माना जाएगा, और SSC को ऐसा भुगतान उसी प्रीवियस ईयर में 100% अलाउ हो जाएगा। ये एक नया रिलीफ इन प्रोविजंस किया गया है, तो ये आपको अलाउ होने लग गया है। नेक्स्ट है एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि से कर्मचारी को भुगतान करते समय भी TDS काटने पर वह डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपने TDS नहीं काटा है वहाँ पर, तो अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो उसके अंदर भी वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा एक्सेस पूरा का पूरा। रिश्तेदार को सामान्य शादी का पेमेंट कर दिया है तो वो भी आपको डिसअलाउ रहेगा। ये जनरल प्रोविजन से ऊपर TDS संबंधित नहीं थे, ये 7 और 8 मैंने अलग से पॉइंट लिए हैं। मान लो किसी आपने कोई वर्क है जो रिश्तेदार से करा दिया है, ठीक है, जैसे कि कोई काम था जैसे 10,000 रुपये को जाना चाहिए था, लेकिन आपने वो काम 17,000 रुपये के अंदर कराया, क्योंकि आपका रिश्तेदार था तो आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो एक्सेस पेमेंट है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। अधिक जो भुगतान आपने किया है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, 7,000 रुपीज़ यहाँ पर डिसअलाउ हो जाएंगे आपको। एक बार चाहता हूँ ये से वापस देख सकते हैं वापस कि आपने सैलरी और ऑल एक्सपेंस की बात की जा रही है। नॉर्मली आपको डिपॉजिट वर्ड पे ध्यान देंगे कि आपने डिपॉजिट नहीं कराया है, तो आपको पहले तो नियम ये था कि 18-19 से पहले प्रीवियस 100% डिसअलाउ था, लेकिन अब आपको 70% अलाउ कर दिया। तो डिसअलाउ वाली बात कितनी बची? डिसअलाउ वाली बात बची है केवल 30%। नेक्स्ट इसके बाद में बात की जाती है कि आपने डिपॉजिट कराया लेकिन डिले के साथ में डिपॉजिट कराया, आपने 1 अप्रैल 2020 के बाद में जमा करा, ITR बनने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले जमा करा दिया, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। अब इसके भी बाद में आप और भी लेट हो गए, अभी भी नहीं जमा करा पा रहे हो, तो भाई ठीक है आपको फिर भी अलाउ हो जाएगा, लेकिन उस ईयर में अलाउ होगा जिस प्रीवियस ईयर में आपने जमा कराया है, जो आने वाले प्रीवियस ईयर से उनमें जमा कराया है। तो कितना अलाउ होगा? जो पहले डिसअलाउ था, जो 30% डिसअलाउ था वो अलाउ हो जाएगा, यदि और पुराना पेमेंट था तो 100% आपको अलाउ हो जाएगा, क्योंकि 18-19 से ये प्रोविजन है और 18-19 से पहले का ये रूल है। आगे इसमें बताया गया था कि यदि सामने वाले व्यक्ति ने, पेमेंट लेने वाले व्यक्ति ने यदि इनकम टैक्स पूरा प्रॉपर भर दिया है टाइम पर, तो भी आपको अलाउ हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो अपना टैक्स मिल गया, तो डिफॉल्ट इन SSC वो नहीं माना जाएगा, 100% एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू।